हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और हाल ही में एक जाने माने साइंटिस्ट मिलुटिन मिलैंकोविच ने एक चेतावनी जाहिर की है कि आइस एज बहुत ही जल्द फिर से लौटने वाला है और इस बार पहले से भी 2 गुना ज्यादा खतरनाक और पहले से भी 2 गुना ज्यादा ठंडा। दरअसल बात यह है ना, साल 1911 में मशहूर सर्बियन मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट मिलुटिन मिलैंकोविच क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए दुनिया के कोने कोने में जाकर मिट्टी के सैंपल स्टडी कर रहे थे और तभी उस सफर के दौरान उन्हें मिट्टी के कुछ ऐसे सैंपल्स मिले जिनके लेयर्स के पैटर्न्स एक दूसरे से काफी मिलते जुलते थे। हर एक सैंपल में हर 2-3 मिट्टी के लेयर्स के बाद एक पतली सी बर्फ की लेयर थी, बेसिकली मीनिंग कि पृथ्वी पर हर कुछ हजार या लाख साल बाद एक आइस एज आता है और अब तक का आखिरी मेजर आइस एज जिसने हम इंसानों के एवोल्यूशन की नींव रखी, वो भी ऐसे किसी कंटिन्यूअस मगर पीरियोडिक क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। पर अब सवाल ये आता है कि साइकिल का हमारे आज के इंसानी सभ्यता पर क्या परिणाम पड़ेगा? वेल, मिलैंकोविच साइकिल के हिसाब से अभी आने वाला आइस एज लास्ट मेजर आइस एज से भी 2 गुना ज्यादा ठंडा होने वाला है एंड दिस इज आवर सिविलाइजेशंस बिगेस्ट थ्रेट। सो बात ही है ना फ्रेंड्स, आज से करीब 1 लाख साल पहले जब इंसानी इतिहास के पहले आइस एज की शुरुआत हो रही थी, तब पृथ्वी पर 3 होमो स्पीशीज पनप रही थी, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालेंसिस और हम होमो सेपियंस। लेकिन फिर जैसे ही आइस एज अपने पीक पर पहुंचा, पृथ्वी की 30% जमीन बर्फ की चादर से ढक गई। उसका ओवरऑल तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के नीचे फिसल गया, पानी का स्तर ड्रास्टिकली घट गया और बारिश मानो ना के बराबर होने लगी। नतीजा, जंगल में पेड़ पौधे मरने लगे, फलों का मिलना नामुमकिन सा हो गया और तीनों होमो स्पेशीज आखिर जानवरों को अपनी खुराक बनाने पर मजबूर हो गई। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, ठंड के कारण इवेंचुअली उन तीनों का शिकार इक्वेटर की ओर माइग्रेट करने लगा और उनके पीछे पीछे ये तीनों भी वहीं एक दूसरे के आसपास बस गए। यानी कि अब हालात ऐसी हो गई कि एक पतले से नैरो इक्वेटोरियल रीजन में 5 चीजें अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालेंसिस, होमो सेपियंस, उनका कॉमन शिकार और इन सभी की कलेक्टिव भूख। सो कहानी यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली थी, जैसे आप अंदाजा लगा सकते हो। होमो सेपियंस ने भूख के मारे अपने बाकी के 2 ब्रदर स्पीशीज को तक खाना शुरू कर दिया, जिससे वो दोनों स्पीशीज इस दुनिया से विलुप्त हो गए और अकेले बच गए हम, द सोल सर्वाइवर्स। बट आखिर कब तक? सर आइजैक न्यूटन ने एक बार कहा था, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। और ऐसे में अगर मैं आज की बात करूं तो आज की तारीख में पृथ्वी पर एवरेज कोल्ड टेम्परेचर सिर्फ अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तब भी हर साल करीब 4.6 से 5 मिलियन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं ठंड की वजह से। पर मिलैंकोविच साइकिल प्रेडिक्ट करता है कि आने वाला आइस एज लास्ट मेजर आइस एज से भी 2 गुना ज्यादा ठंडा होने वाला है। अब ऐसे में आप ही अंदाजा लगा सकते हो कितने लोग मरेंगे और कितने लोग बचेंगे। अगर हमें जिंदा रहना है तो इसका बस एक ही रास्ता है, इस मिलैंकोविच साइकिल का पैटर्न समझना। दरअसल बात यह है ना, हम रियलाइज नहीं करते पर हमारी जिंदगी असल में अनगिनत साइक्लिक सिस्टम्स पर ही आधारित है। कुछ तो मैन मेड है, जिसकी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग, म्यूजिकल रिदम्स या 1 अप्रैल से अगले मार्च एंडिंग तक के चलने वाले इकोनॉमिक साइकिल्स। बट कुछ होते हैं नेचुरल साइकिल्स जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे सालाना होने वाला एनिमल का माइग्रेशन, नींद का हिसाब रखने वाला सर्कैडियन रिदम और पृथ्वी की शॉर्ट टर्म वेदर और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट को समझने वाला मिलैंकोविच साइकिल, जो इस तरह के ग्राफ से समझा जाता है। जानना चाहते हो कैसे? वेल, मिलैंकोविच ने जब सॉइल लेयर्स का पैटर्न नोट डाउन किया, तब अपने उन फाइंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए वो आगे नॉर्दर्न पोल में बरसों से जमी बर्फ के भी लेयर्स को पढ़ने निकल पड़े और इसका नतीजा, इन सब डेटा के आधार पर अब उनके पास एक प्रॉपर हिस्टोरिकल ग्राफ था जिसमें पीरियोडिक अप्स एंड डाउन्स थे। पर पृथ्वी पर तो बस एक ही चीज ऐसी है जो इस तरह का पीरियोडिक चेंज लाती है और वो है हमारे सीजन्स। एंड नाउ फ्रेंड्स, एनी आइडिया कि सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं? यस, पृथ्वी के एक्सियल टिल्ट के वजह से, राइट? मतलब फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल सर्वाइवल के लिए मिलैंकोविच साइकिल को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक उसी तरह जिस तरह इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने स्किल्स को समझना और उसे यूटिलाइज करना। अब स्टोरी आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, बट उससे पहले जैसे सर्वाइवल के लिए मिलैंकोविच साइकिल समझना बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरह इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने स्किल्स को समझना और यूटिलाइज करना भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पर अक्सर ऐसा होता है कि हमें सही प्लेटफॉर्म या चांस नहीं मिलता इन्हें शोकेस करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, बिकॉज मेरे पास आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि अनअकैडमी लाया है एक नया ऐप, नेक्स्ट लेवल,
जहां पर आपको अपने कोडिंग स्किल्स को यूज करना होगा सुपर इंटरैक्टिव और फन गेम्स खेलने के लिए। और ये गेम्स आपको आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रोफेशनल रेटिंग देंगे, जिनसे आप अनलॉक कर सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब ये करना बहुत ही इजी है, बस आपको कोडिंग मैचेस में पार्टिसिपेट करना है और मैचेस जीतना है। जितने ज्यादा मैचेस आप जीतोगे उतनी रेटिंग्स आपको मिलेगी और बस फिर इन रेटिंग से जॉब आपके अनलॉक हो जाएंगे। सो नेक्स्ट लेवल के सीजन्स चालू हो चुके हैं, आज ही पार्टिसिपेट करो अपने दोस्तों के साथ। ये सीजन इस मंथ के एंड तक ही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप इस सीजन के लीडर बोर्ड के टॉप 3 कैंडिडेट में से एक बनते हो तो आपको मिलेंगे अमेजिंग प्राइजेस, जैसे कि एप्पल मैकबुक, आईपैड, किंडल एंड मोर। प्लस लेट मी टेल यू गाइस, यहां पर आपको इंडिया के लीडिंग कंपनीज जैसे कि केपीएमजी, पेटीएम, कैशिफाई एटसेट्रा में काम करने का मौका मिलेगा। एंड हाँ, इस ऐप पर अभी वेट लिस्ट चल रही है, तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो नेक्स्ट लेवल ऐप और वेट लिस्ट में ऐड हो जाओ। वेट लिस्ट कंफर्म होते ही आप एक्सेस कर सकते हो सारे कॉम्पिटिशंस। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रेफर दिस टू योर फ्रेंड्स, यूज माय इनवाइट कोड एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द ऐप प्रायर टू अदर यूजर्स। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कैसे पृथ्वी के एक्सियल टिल्ट से सीजन्स क्रिएट होते हैं। सो ये तो हम सभी जानते हैं कि जब पृथ्वी बनी थी तब थिया नाम का एक प्रोटो प्लैनेट उससे टकराया था, जिसने पृथ्वी के एक्सिस को हमेशा के लिए थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। पर ये चीज बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये टिल्टेड एक्सिस हर 41,000 ईयर्स में 22 से 25 डिग्रीज के बीच झूलते रहता है। इनफैक्ट अभी करंटली भी इट इज अराउंड 23.4 डिग्रीज, उन दोनों एक्सट्रीम्स के ऑलमोस्ट बीचों बीच। अब इसे आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो। बोरिंग लग रहा है ना? वेल, नॉट फॉर मिलैंकोविच। मिलैंकोविच ने जब अपने सॉइल और आइस लेयर से इंटरप्रेट किया हुआ डेटा इस ग्राफ पर प्लेस किया, तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी के एक्सियल टिल्ट की वजह से भी टेम्परेचर चेंज होता है, बस सिर्फ थोड़ा कम। यानी मेजर आइस एजेस किसी और पीरियोडिक साइकिल के वजह से आते हैं। वेल, पृथ्वी के ऑर्बिट? वेल, क्यों नहीं? मिलैंकोविच को यह पता था कि सिर्फ पृथ्वी की एक्सियल टिल्ट ही पीरियोडिकली चेंज नहीं होती, उसके ऑर्बिट का शेप भी हर 1 से 4 लाख सालों के इंटरवल पर सर्कुलर और इलिप्टिकल के बीच झूलते रहता है, जिसे हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। वेल, इसे आसान भाषा में समझाऊं तो जरा इस ग्राफ को देखो। आप साफ देख सकते हो कि अगर हम पिछले 10 लाख साल का इतिहास देखें तो हर एक साल पर हमारी 4 उंगलियों की तरह 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे पीक्स हैं, जो हमारे पृथ्वी का ऑर्बिट कैसे सर्कुलर से एलिप्टिकल और फिर एलिप्टिकल से वापस सर्कुलर बनता है, इसका राज खोलते हैं। पर इसी में कुछ और भी है। अगर हम इस सेम ग्राफ को मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ इन 4 पीक्स को रफली क्लब करके एक ब्रॉड वेव भी बनता है, जो इन एलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट्स की एक्सट्रीमिटी को बयान करता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सूरज के अलावा हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट सैटर्न और जुपिटर भी अपने ग्रेविटी से कंटिन्यूअसली उसके ऑर्बिट को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। और नतीजा, सन के अराउंड ऑर्बिट करते करते हर 1 लाख साल में एक पॉइंट ऐसा आता है जब पृथ्वी अपनी एलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से सन से ज्यादा दूर चली जाती है, गिविंग अस स्मॉलर आइस एजेस। और हर 4 लाख साल बाद ये दूरी अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, गिविंग अस अ मेजर आइस एज। पर एक सेकेंड फ्रेंड्स, कुछ और भी है जिसके बिना आइस एजेस की कहानी अधूरी है। यप, प्रिसेशन, जिसे हम सिंपल भाषा में वॉबलिंग कहते हैं। दरअसल 127 बीसी में एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिपार्कस ने यह देखा था कि पृथ्वी का नॉर्थ पोल स्टार था पोलारिस, लेकिन जब कुछ साल बाद उन्होंने पोलारिस को फिर से देखना चाहा तो अब वो वहां पर था ही नहीं, वो थोड़ा सा साइड में सरक चुका था। अब इसका क्या मतलब बनता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी का एक्सेस ही थोड़ा अनस्टेबल है? वेल, हिपार्कस was right। जरा इसमें प्रिसेशन वाले ग्राफ पर नजर डालो। यू कैन सी कि हर 23,000 ईयर्स में पृथ्वी का नॉर्थ पोल आसमान में एक इमेजिनरी सर्कल बनाता है, जिसमें वो लगातार अलग अलग स्टार्स की ओर पॉइंट करता है। ऑल थैंक्स टू धरती का बोझ, हमारा चांद। नहीं समझे? वेल, मुझे बताओ, जब आप अपने एक हाथ से कोई बोझा उठाते हो तो क्या होता है? यस, ऑब्वियसली आप ऑपोजिट तरफ झुक जाते हो। और बस यही पृथ्वी के साथ भी होता है जब वो भारी भरकम चांद को अपनी ग्रेविटी से गोल गोल घुमाता है। इसका नतीजा, वो किसी भंवरे की तरह वॉबल करने लगता है, जो अल्टीमेटली हर साल हमारे सीजन्स कितने स्टेबल होंगे ये डिफाइन करता है। वजह एक्चुअली अब तक हमने जो भी 3 फैक्टर्स देखे उन सभी की मिली भगत है, क्योंकि फिलहाल पृथ्वी का एक्सिस टिल्टेड होने के साथ साथ वो अपने एक्सेंट्रिसिटी और वॉबल के ऐसे स्टेजेस पर है कि जब भी पृथ्वी सूरज के पास ऑर्बिट करती है तब उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज के ऑपोजिट साइड में टिल्टेड होता है। यानी भले पृथ्वी सूरज से पास हो या दूर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्लाइमेट ओवरऑल ठंडा ही रहता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर को फ्लक्चुएशन झेलना पड़ता है। नाउ इमेजिन पृथ्वी का वॉबल बहुत जल्द उसे ऐसे स्टेज पर ले आया जहां नजदीक ऑर्बिट करते वक्त अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज को फेस करेगा। सोचो अब क्या होगा?
यस एग्जैक्टली। अब सदर्न हेमिस्फीयर ठंड के मजे लेगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्लाइमेट अनस्टेबल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अकेले अकेले ये तीनों फैक्टर्स कुछ मेजर चेंजेस नहीं ला सकते अनलेस वो एक हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि कैसे इन तीनों फैक्टर्स की वजह से पृथ्वी पर एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हीट हो सकती है। पर व्हाट इफ मैं इन तीनों के इंडिविजुअल ग्राफ्स को एक के ऊपर एक यूं प्लेस कर दूं तो कुछ दिखाई दिया? टिल्ट, प्रिसेशन और एक्सेंट्रिसिटी अगली बार जब एक साथ पीक दिखाने वाले हैं वो समय बस आज से 1.5 लाख साल बाद ही आने वाला है। यानी हमारे इंसानी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा आइस एज बस कुछ ही लाख साल दूर है। साइंटिस्टों के अनुसार अब तक हुए आइस एजेस तो फिर भी काफी ज्यादा शांत थे, लेकिन अभी आने वाला आइस एज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ऊपर से ठंडे समुद्र में CO2 ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाकर हीट भी ट्रैप नहीं कर पाता, और इसका नतीजा और ज्यादा ठंड और ज्यादा फ्रीजिंग और तेजी से घटते कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स की वजह से पेड़ पौधों की मौत। प्लस जैसे जैसे पेड़ पौधे मरने लगेंगे धीरे धीरे उन पर डिपेंडेंट पूरा फूड चेन ही कोलैप्स हो जाएगा और पृथ्वी फिर एक नए मास एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ने लगेगी। व्हाट्स वर्स, लास्ट आइस एज में जब कुछ नहीं बचा था तब भी 3 ब्रदर स्पीशीज थी पेट भरने के लिए। इस बार के आइस एज में हमारे पास क्या है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंसान कैनिबलिज्म का रास्ता चुनने लग जाए, क्योंकि भले ही हमें इस आइस एज के पीक तक पहुंचने के लिए अभी 1.5 लाख साल बाकी है, उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और अभी से एटलीस्ट 100 बड़े बड़े मेमेलियन स्पीशीज विलुप्त भी हो चुके हैं। व्हाट्स वर्स, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन सूख रहे हैं और पृथ्वी का मास तेजी से घटते जा रहा है। इससे इवेंचुअली उसकी वॉबलिंग की स्पीड भी चेंज हो जाएगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द आइस एज भी शुरू हो जाएगी और बचे हुए एनिमल स्पीशीज वो बाकी स्पीशीज की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जैसे कि मैमथ्स। कई सारे रिसर्चर्स के अनुसार मैमथ्स के एक्सटिंक्शन के पीछे का रीजन भी क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरवेंशन ही है। और हम ह्यूमंस की वजह से ये मैमथ्स इतने सैकड़ों साल पहले कैसे एक्सटिंक्ट हो पाए, वेल, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। इंटरेस्टिंग वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।